जागरूक और जिम्मेदार देशवासी। ये मेरे जैसे छोटे व्यक्ति का सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ अगर इसमें गलती होगी तो ये सुधारने का अवसर जरूर देंगे, ताकि आगे कहीं बोलने का मौका मिले तो गलती दोबारा न उठाएंगे। हमारे साथ बैठे हुए हैं भाई विनोद यादव जी, पेशे से इंजीनियर है लेकिन प्रबंधक बन गए हैं। बहुत पुराना दोस्ती है हम लोगों का। हम लोगों ने कुछ समय से साथ काम किया है, जब हमें सोचते भी नहीं थे कि हम इतने अच्छे लेवल पे, इतने बड़े स्तर तक कुछ कर सकते हैं समाज के लिए। हमारे दाहिने तरफ बैठे हुए हैं डॉक्टर दिलीप यादव जी, जेएनयू के प्रोडक्ट हैं। जेएनयू अपने आप में एक मिनी भारत है, छोटे भारत का स्वरूप जेएनयू है। अगर आप किसी को देखना हो तो आप जाकर देख सकते हैं। हमारे साथ अरुण यादव जी आए हैं, अभी युवजन सभा समाजवादी पार्टी का जो एक संगठन है उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सचिव नामित हुए हैं। हमारे साथ ये आशुतोष शर्मा जी हैं, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा हापुड़ जिले से आए हैं, और इन्होंने ज़्यादातर बातें आपको बताई अपने बारे में। एक बात शायद इन्होंने नहीं बताई, अब क्यों नहीं बताई अभी हो सकता है इनको पता चल जाए। इनके गांव मुबारकपुर में मैं कई बार गया हूँ, कई कार्यक्रम किया हूँ। उस गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, उस विद्यालय में इन्होंने लाइब्रेरी बनवाई है। इसका जिक्र इन्होंने नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया। तो ये जिस तरह से काम कर रहे हैं समाज के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो समाज में अंतिम पंक्ति में खड़ा है, जिसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, जिसके लिए कोई कहने वाला नहीं, जिसके लिए कोई सुनने वाला नहीं, मैं उन लोगों से तुरंत जुड़ जाता हूँ जो अंतिम व्यक्ति को देख रहा होता है। और ये मेरी आंतरिक जुड़ाव है, वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, मजहब का हो, क्षेत्र का हो। जब मुझे उम्मीद होता है कि ये व्यक्ति इस तरह से कर रहा है तो मुझे तुरंत जुड़ जाता है। आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड हैं, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे बेहतर तरीके से चला सकते थे, फिर भी आप लोगों ने एक कठिन रास्ता चुना हुआ है। और जो कठिन रास्ता चुनता है समाज में वही दिशा दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। और समाज का हर व्यक्ति दिशा नहीं दे सकता। जैसे रेलगाड़ी में एक इंजन हो सकता है, मोदी की तरह प्रधानमंत्री हो तो डबल इंजन बता सकता है, लेकिन दिशा देगा एक ही इंजन। तो अगर हर व्यक्ति से आप अपेक्षा रखें कि वो भी दिशा देगा तो ऐसा संभव नहीं है। ये हमारे मानवीय स्वभाव का हिस्सा है। तो इसलिए हम इस उम्मीद को छोड़ें, जो आपकी टीम है, आपसी सामंजस्य को बनाए रखें। एक दूसरे पर विश्वास बहुत ज़रूरी है। टीका टिप्पणी संगठन में कम हो, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर किसी ने कुछ कहा है, किया है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। कोई मतभेद वाली स्थिति बनती है तो बंद कमरे में बैठ के सुलझा लें, जब तक हो सके बाहर ना आए। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब आपके परिवार में इस तरह की बातें होती हैं तो ये हमारी संस्कृति थी, ये हमारे संस्कार थे, ये हमारी परवरिश थी। हमें बताया गया था कि अगर कोई बात हो तो पहले आप आपस में बात करके सुलझा लीजिए, उसके बाद बाहर जाने। अगर आप संगठन को परिवार मानते हैं तो जाहिर सी बात है इस बात से सहमत होंगे। आप प्रदेश को परिवार मानते हैं तो इस बात से सहमत जरूर होंगे। अगर आप देश को परिवार मानते हैं तो इस बात से सहमत जरूर होंगे। और न्याय का यही अल्टीमेट रास्ता है। दुनिया की जितनी भी देश हैं जो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जहाँ पे न्याय की ज़्यादा ज़रूरत है, सब लोगों ने हर तरह के एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। कहीं सख्त कानून बनाया गया, जहाँ सख्त कानून बनाया गया वहाँ पे क्राइम बढ़ गया। जहाँ पे आपसी सामंजस्य बनाया गया वहाँ पे क्राइम कम हो गया। राम राज्य की परिकल्पना लोग करते हैं, बताते हैं राम राज्य जैसा था, वो एक मॉडल है। ऑन कैमरा अगर बोल दूंगा कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते तो गलत हो जाएगा। भगवान एग्जिस्ट करते हैं, उसका रूप अलग अलग हो सकता है। आज तक यहाँ पे सारे प्रोफेशन के लोग बैठे हैं, पुलिस के भी हैं, सीए भी हैं, मेडिकल के शायद अगर हो तो अच्छी बात होगी। दुनिया का कोई देश, दुनिया की कोई तकनीक, दुनिया का कोई बाबा, दुनिया का कोई भगवान एक बूंद आर्टिफिशियल खून नहीं बना सका। किसी ने बनाया? नहीं बनाया। तो अगर आपकी साइंस, आपकी टेक्नोलॉजी इतने आगे है, उसके बावजूद भी हमारे अंदर 3, साढ़े 3, 4 लीटर, 5 लीटर खून है अभी, उसमें से हम एक बूंद खून बना नहीं सकते। तो हम कौन सी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम कौन से विकास की बात करते हैं,
हम कौन सा अंतरिक्ष में जाने की बात करते हैं? इसका मतलब हमारे आपके बीच में एक अल्टीमेट पावर है जो हमें रेगुलेट करती है, हमारी सृष्टि को रेगुलेट करती है। उसी के माध्यम से हम भी किसी को रेगुलेट करते हैं कि गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो वो उसका देन है। शायद यही वजह है कि लोग इस बात को हमेशा मानेंगे और मानते रहेंगे। वो फॉर्म बदल सकता है, कोई आसाराम की झांसा में आ सकता है, कोई बाबा जय गुरुदेव की झांसा में आ सकता है, कोई आर्टिफिशियल रविन्द्रनाथ टैगोर की भाषा में आ सकता है, झांसा में आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक मिस्ट्री है। उस मिस्ट्री को समझना होगा और उस मिस्ट्री को परत दर परत खोलने के लिए शिक्षा से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। वही शिक्षा आपको हर चीज से पर्दा हटाएगी। इसीलिए जानबूझकर अपने देश की बात कर लें। अपने देश में बहुत ही सुनियोजित तरीके से जिस तरह से शिक्षा को टेम्पर किया गया, उस समय अंग्रेजों ने किया। जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो अंग्रेजों की जो औलादें हैं वो इसको टेम्पर कर रही हैं। उन्हें ये बात पता है कि अगर किसी को असली शिक्षा मिल जाएगी तो वो गुलामी से बाहर चला जाएगा। उसी का हिस्सा है निजीकरण। ये सारी चीजें आपको गुलाम बनाती हैं। और जो व्यक्ति मानसिक रूप से गुलाम हो जाता है, बहुत सारे उदाहरण आपको सुनने को मिलते हैं कि कोई हाथी हुआ करती थी, हाथी के पैर में जंजीर लगी थी, जब बचपन में छोटी थी तो जंजीर में बंधी रहती थी, उसके बाद जब बड़ी हो गई तो भी बंधी रहती थी, तो तोड़ नहीं पाती थी जंजीर को। जबकि हाथी हम बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ दे सकती है, जंजीर को एक झटके में तोड़ सकती है, लेकिन वो पैर की जंजीर नहीं है, वो दिमाग की जंजीर थी कि मानसिक गुलामी वो आ गई उसके अंदर। तो आज जो सामाजिक ताना बाना बिखर रहा है, जो सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है, उसका कारण है मानसिक गुलामी। मानसिक गुलामी का कारण है शिक्षा का सही क्रियान्वयन ना होना। उसका कारण क्या है? इस देश को या किसी और देश को जो लोग चलाना चाहते हैं, जो लोग रेगुलेट करना चाहते हैं, जो अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, वो इस तरह की व्यवस्था बनाते हैं कि ताकि हम इन चीज़ों पर अपना नियंत्रण जारी रखें। और इसी को बाद में कहते हैं पूंजीवाद। पूंजीवाद सबसे बड़ी समस्या है पूरे विश्व की। जो आपके कम्युनिस्ट लोग हुआ करते थे, इसी का विरोध करते थे। लेकिन फिर सवाल वही पैदा होता है कि बहुत एक्सट्रीम चीज़ अच्छी नहीं होती, जिसको कट्टरवाद कहते हैं। कोई धर्म अगर कट्टरवाद पे हो तो वो धर्म मानववादी नहीं हो सकता। हिंदुत्व अगर कट्टर हो जाएगा तो वो मानववादी धर्म नहीं रह जाएगा। इस्लाम अगर कट्टरवाद पे चल रहा है तो मानवतावाद पे नहीं रह सकता। लेकिन इस सृष्टि में मानवता इंसानों के लिए भी जरूरी है, जानवरों के लिए भी जरूरी है, प्रकृति के लिए भी जरूरी है, यहाँ तक कि जो आपका गाड़ी है वो उसके लिए भी जरूरी है। अगर उसको डिवाइडर में 5 दिन चढ़ा दोगे आप तो फिर आपके काम नहीं आएगी। तो ये जो मानवता है वो सबके लिए जरूरी है, उसको कायम रखना बहुत जरूरी है। अब सवाल बार बार यही उठता है कि आखिर ये कैसे किया जाए। बार बार सरकारें पूंजीपतियों को गिरफ्त में फंस जाती हैं। अब हर चीज़ का सोल्यूशन तो है, पर कौन निकाले सोल्यूशन, कैसे निकले सोल्यूशन? तो क्योंकि मैं बाई प्रोफेशन इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार में कोई नहीं होगा। अगर हो तो बता देना मुझे। मेरे माता पिता दोनों अनपढ़ थे। माता जी नहीं है, पिताजी हैं, अभी 85 साल के हैं। किसी के माता पिता दोनों अनपढ़ हैं इस हॉल में, हो सकता है सबके पढ़े लिखे। मैं उस पृष्ठभूमि से आया हूँ, तो जितनी बातें आप लोग कह रहे हैं वो मेरे जहन में बैठी हुई हैं। सुबह 4 बजे भी मैं मिट्टी की तैयारी डिग्री से पढ़ता था। सुबह 4 बजे मैं कोचिंग करने जाता था। तो मैं हर परिस्थितियों से गुजर चुका हूँ और ऐसी परिस्थिति से गुजरा हूँ जो बैल से खेत की जुताई होती है, मैंने अपने हाथों से किया। जो पानी भर की जुताई होती है उसको अपने हाथों से किया है, क्योंकि बैल को फार भी लग जाता था। धान की रोपाई मैंने अपने हाथ से करी है। छप्पर मैंने अपने हाथ से छाया है। थोड़े दिन बाद वो जो तार वाले बंधने वाले आ गए थे, तो तार से भी मैंने बांधा। खपरेल जो मकान होता था उसको मैंने अपने हाथों से बनाया, और बहुत कम उम्र में, 10वीं क्लास के पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो मैंने हर परिस्थिति को देखा है। बहुत आसान होता है कि कोई बात ऐसे कह देना कि नेता बेकार होता है, ये बात मैं भी कहता था। बहुत आसान होता है कह देना कि समाज कुछ नहीं कर रहा है। आप मुझे बता दीजिए कि अगर आपके बच्चे की फीस जमा नहीं हो रही है,
आप उसे बताइए कि हमारे साथ ग्राम पाठशाला में चलिए 500 किलोमीटर चल के वहाँ बाकी बच्चों की शिक्षा बढ़ाएंगे, आप किस मुँह से जाएंगे बताइए। तो जरूरी ये है कि पूरी दुनिया सुधारने से पहले अपने आप को सुधार लीजिए। और जब आप सुधर जाओगे, आपके पास 500,000 रुपये हो जाएंगे, तो हो सकता है किसी के काम आ जाए। यही तरीका है सुधारने का, इसका अलावा कोई तरीका नहीं है। तो अगर मैं बात करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। भाई साहब ने जितना इनिशिएटिव लिया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। कम लोग ऐसे होते हैं जिस तरह काम करते हैं, क्योंकि ये दुनिया ऐसी बना दी गई है। मैंने बताया पूंजीवाद, सारी चीज़ें पूंजीवाद का हिस्सा हैं। और इंसान के दिमाग की फितरत क्या है, वो हमेशा प्रोग्रेसिव सोचता है। प्रोग्रेसिव का मतलब कि जैसे आज आपके पास बाइक है, जैसे आप रोड पर निकलोगे या कार होगी तो मजा आता है। आपको 1 लाख में से कोई एक आदमी ऐसा मिलेगा, जैसे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, क्या नाम उनका, बदी साहब, आजमगढ़ जलालाबाद निजामाबाद विधानसभा के चौथी बार विधायक। 2017 में जब पूरी दुनिया हार गई थी वो जीत गए। वो आजमगढ़ से बस से आते हैं, विधानसभा अटेंड करते हैं, अखिलेश यादव जब बुलाते हैं तो रोडवेज बस से आते हैं। और अभी हम लोग कल लखनऊ में थे, हमसे उनकी मुलाकात हो गई। तो आज अगर ऐसा लगता है कि समाज बहुत इम्बैलेंस, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो समाज को बैलेंस किए हुए हैं, अन्यथा ये दुनिया कहते नहीं पाताल में चली जाती है। तो हमें ये समझना होगा कि हमारा दायित्व क्या है, हम क्या कर सकते हैं। जो प्रोग्रेसिव सोच है उसमें कब आप गलत रास्ते पे चले जाएंगे ये आपको पता नहीं होता है। शराब पीने वाला जो व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने बच्चे से कहता है शराब खराब पीने से मत पियो। सिगरेट की रैपर में लिखा होता है कि सिगरेट से कैंसर होता है, और कैंसर का जो सबसे जबरदस्त कैंसर वाला फोटो होता है उस पर लगा होता है। हम इसी पॉकेट में रखते हैं और उसी मुंह में डाल के पीते हैं, और उसको देख आप खाना खाने लगो, खाना नहीं खा सकते। अब उनके दिमाग में क्या सोचेंगे। अब इतनी सारी चीज़ों को समावेशी करते हुए नेता के ऊपर ब्लेम लगा दिया जाए कि नेता कुछ नहीं कर रहा है। मैं चूँकि बिल्कुल क्लीन प्रोफेशन था, इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ाता था। मेरी पत्नी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डायरेक्टर है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उसका PSU है, उसके अंदर आता है, डिफेंस के अंदर आता है। वो भी नौकरी कर रही है, 1.25 लाख रुपये तनख्वाह लगभग उसकी है, मुझे भी 70-80 हज़ार रुपये मिल रहे थे। तो मैं ठीक ठाक जी सकता था, क्या जरूरत थी। लेकिन मैं जहाँ से आया था मुझे बार बार वो दिखाई देता है। और जब भी मैं कहीं बैठता हूँ, अगर टीवी डिबेट में बैठता हूँ, तो मैं उस व्यक्ति को सोच के बोलता हूँ जहाँ से मैं आया था, मैं अपने आप को सोच के नहीं बोलता। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं पूरी तरह से हिला के रखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम कहाँ से आए हैं और हमें क्या करना है। आज का जो कार्यक्रम था, पहले तो आज लखनऊ में रुकना था। 2-3 दिन के इतिहास को बता दूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम परसों था, यहाँ पे परसों नहीं बल्कि कल था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम कल था, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का कार्यक्रम आज था, लेकिन बारिश की वजह से वो कार्यक्रम पोस्टपोन हो गया। तो हम कल हमारी मीटिंग थी मीडिया वालों की, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने, उत्तर प्रदेश का पूरे इंडिया में जितने प्रवक्ता हैं सबकी मीटिंग थी पार्टी कार्यालय पे। तो हमारी मीटिंग थी 18 को, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात थी 19 तारीख को, लेकिन सब कुछ एक दिन पहले शिफ्ट हो गया। विनोद भाई यहाँ आ रहे थे तो फ़ोन में बात हुई थी, तो बोले मैं इधर आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप घर पे आ जाना, बाकी हम लोग अपना देख लेंगे। लेकिन जब हमें उधर जाना था तो हमने उनको बताया कि यार मीटिंग आ गई एक दिन पहले ही, अब हमें उधर जाना है। फिर हमें सूचना एक दिन पहले हो गई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम कैंसिल हो गया। तो इसलिए हम फिर उधर चले गए, और वो समय जब बीत गया तो आज हम आप लोगों के बीच में हैं, तो ये भी एक सौभाग्य है मेरे लिए। आज मेरा 6 बजे CNBC जो चैनल आता है उस पर डिबेट थी, लेकिन क्योंकि विनोद भाई और पवन भाई को मैं बहुत पुराने से जानता हूँ, मुझे लगता है कि मैं वहाँ जो काम करता शायद उससे ज़्यादा यहाँ कर दूँगा, तो इसलिए मैंने फिर यहाँ चला है। रही बात आप लोग जो काम कर रहे हैं, देखिए जो भारत देश है, भारत देश की मिट्टी ऐसी है, पूरी दुनिया में कहीं से मिट्टी नहीं है। ऐसी संस्कृति पूरी दुनिया में कहीं मिलती नहीं है। और अगर इसमें ज़्यादातर यादव बैठे हैं, तो यादव के जैसा इतिहास है शायद किसी एक जाति का इतिहास नहीं पूरी दुनिया में। तो इतनी सारी मेरिट के साथ आपको समाज के प्रति ज़्यादा जवाबदेह होना पड़ेगा। जिस तरह की सोच लोगों की बन गई या बना दी गई हमारी सरकारों में, वो सोच वास्तव में नहीं है हमारी, हम उस सोच के नहीं हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि कोई अगर आपके सामने परेशान हो, किसी जाति धर्म का होगा, आप उसकी मदद करेंगे।
ऐसा हमारा खून है, हम ऐसे लोग नहीं है कि किसी के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा दें, ऐसा आप कभी नहीं सुने होंगे। ये ऐसे लोग हैं, अब चूंकि ज़्यादा पॉलिटिकल बोलना ठीक नहीं है, ये ऐसे लोग हैं अगर इनका डीएनए टेस्ट कराया जाए तो अंग्रेजों से मैच करेगा, ये किसी गारंटी मैं लेता हूँ। मैं डिबेट में बोला भी था कि मैंने कहा डीएनए टेस्ट कराइए, मैं भी कराऊंगा, अगर आपका डीएनए अंग्रेजों का डीएनए निकल जाए मेरा नाम बदल देना। तो ये बात सच भी है, क्योंकि आप मुझे बताइए कि आप जिस घर में बैठे उसमें आग कैसे लगा सकते हैं? आप अपने घर में आग लगा सकते हैं? अपने बच्चों को जला सकते हैं? अपने बच्चे पे गाड़ी चढ़ा सकते हैं? जो परिकल्पना लोगों ने किया था, जो आज़ादी अपनी जान गंवा दिए थे, भगत सिंह क्या सोचते होंगे? अगर देखते होंगे क्या सोचते होंगे, हमने ऐसे आदमी को भेजा था वहाँ पे, गाड़ी चढ़ाने का मतलब है 10 महीने 12 महीने किसान में बैठे, इसका क्या मतलब है? तो ये सब बहुत जघन्य समस्याएं हैं। राजनीतिक मजबूरियां अलग अलग तरह की हो जाती हैं आदमी की, और उसमें क्या है, समाज डिवाइड हो जाता है। तो वो हमें समझना होगा और अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। जो ग्राम पाठशाला का कॉन्सेप्ट है, गांधी जी का जो स्वराज का कॉन्सेप्ट था, वो स्वराज यही तो था। गांव का व्यक्ति तय करेगा हमें कौन सी शिक्षा चाहिए, गांव का व्यक्ति तय करेगा हमें रोड चाहिए या हैंडपंप चाहिए, गांव का व्यक्ति तय करेगा हम कौन सा अनाज बोएंगे। यानी कि गांव स्वराज होगा, अपने आप में एक राज्य होगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य है वैसे आपका गांव भी एक राज्य है, उसको सारी स्वतंत्रता होगी निर्णय लेने की। और जो आपके कलेक्ट्रेट बैठे हुए हैं, जिलाधिकारी बैठे हुए हैं, ये तो अंग्रेजों का दिया हुआ सिस्टम है। अंग्रेज जो है ये बता के गए थे कि ये आपका राजा है। वास्तव में जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में वो आपका नौकर है, एसएसपी आपका नौकर है, उसकी जवाबदेही आपके प्रति, आपकी जिम्मेदारी को उसे बैठाया गया है कि अगर यहाँ कुछ होता है इसकी जवाबदेही आपकी है, आपको तय करना पड़ेगा। इसीलिए जब थोड़े दिन नैतिकता बची हुई थी लोगों में, जिसका बहुत तेजी से पतन हो रहा है। पुराने समय में आप याद करो, कभी कभी कोई अधिकारी से चूक हो जाती थी तो फौरन इस्तीफा देता था, उसको अपने आत्मा को शांति देनी होती थी कि मेरी चूक हुई है, पश्चाताप करना होता था। जो हमारे मॉडल हैं, धर्म के मॉडल भी अगर आप देखोगे, महाभारत में यही तो हुआ था। भीष्म पितामह कह रहे थे कि तुम हारोगे, भीष्म पितामह को पता था कि सच तो जीतता है, सच हारता ही नहीं थे, इधर पर कह रहे थे जीतोगे तुम। तो ऐसे हर जगह लोग थे, उसकी कमी आई है, इसकी वजह से बहुत सारी समस्या हमारे बीच में आ गई है। और बाकी एक बात और रह गई है कि हम लोग अपने एक संगठन के माध्यम से भी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, शॉर्ट में TUTA लिख के टूटा बोलते हैं, और हिंदी में तकनीकी विश्वविद्यालय शिक्षक संघ कहते हैं, जिनके बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा जरूरी है। इस संगठन के माध्यम से हमने एक मुहिम चलाई कि पूरे देश में जो टेक्निकल संस्थान है, जहाँ पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, जहाँ पे BCA होता है, जहाँ पे फार्मा होता है, जहाँ पे MBA होता है, इस तरह के जो संस्थान है पूरे देश में, उसमें क्या समस्याएं थी उस पर हम काम कर रहे थे। और उसकी समस्या मैं आपको बता देता हूँ। पूरे देश में 10,494 संस्थान हैं, जिसको गवर्न करता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, दिल्ली में ऑफिस है। और इसमें तकरीबन आज के समय में 6,95,832 शिक्षक काम कर रहे हैं पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में अकेले करीब 50,000 टीचर इसमें काम करते हैं, और 750 संस्थान हैं। AICTE जो नियम बनाई है, उस नियम के हिसाब से उत्तर प्रदेश में एक भी कॉलेज नहीं चलता है। नियम में 2 छोटे छोटे बता देता हूँ कि जब आपके बच्चे की फीस तय होती है, तो फीस को तय करने की कमेटी बनाई है हर स्टेट की यूनिवर्सिटी में। जैसे उत्तर प्रदेश में कौन है? उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आज भी उसका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो इसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो तय करती है कि भाई अब फीस कितनी होनी चाहिए। अब फीस कितनी होनी चाहिए इस आधार पर तय करती है कि इस समय कितना खर्चा आ रहा है, क्योंकि वो प्राइवेट संस्थान है, तो खर्चा आ रहा है। तो खर्चे में जो मेन खर्चा होता है, 75% पैसा किसी भी प्राइवेट संस्थान को, चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, ये जानकारी की बात है, किसी भी प्राइवेट संस्थान को जो ट्यूशन फीस से पैसा आएगा, उसका 75% पैसा टीचर की सैलरी में खर्चा किया जाएगा, उसमें स्टाफ की सैलरी नहीं जोड़ी गई। ये नियम कागज पे हैं, और इस नियम के खिलाफ एक हलफनामा यानी शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट संबंधित संस्थान, चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, कोई भी हो, वो उस बॉडी को देता है जो उसको एफिलिएट करता है। तो मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा था, तो ये यूनिवर्सिटी में लिख के देते हैं कि साहब हम सारे नियम का पालन करते हैं, 75% पैसा टीचरों की सैलरी में खर्चा करते हैं, 25% पैसा बाकी में खर्चा करते हैं, और हम 1 रुपये का मुनाफा इसमें नहीं कमाते हैं।
यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर सारे शिक्षण संस्थान देश के चलते हैं, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन। हमारी आपत्ति टेक्निकल में ये थी कि आप ऐसा नहीं करते हो, आप कम से कम ट्यूशन फीस का 80% पैसा मुनाफा कमाते हो और 20% पैसा आप खर्चा करते हो। अब 80% मुनाफा कमाना सोचो कितना बड़ा काम है। किसी कॉलेज में अगर 100 करोड़ का फीस आई, 80 करोड़ उसका मालिक ले रहा है, 20 करोड़ रुपये खर्चा कर रहा है। अब जब आप उस प्रपोर्शन का 80% आप बचा रहे हो तो इसका मतलब कहाँ से बचा रहे होगे? मैक्सिमम टीचर की सैलरी से बचा रहे हैं, क्योंकि सैलरी में आपको 75 देना था और वहीं से आप 80 बचा रहे हो, तो ज़्यादातर पैसा टीचर की सैलरी में देना होता है। ये लोग क्या करते हैं कि जितने टीचरों की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं छात्र और शिक्षक अनुपात। पहले 15:1 का था, यानी 15 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, अब उसको बढ़ा करके 20 पे 1 कर दिया गया। इस नियम को भी समझिए। भारत सरकार ये कहती है कि अगर एक टीचर 20 बच्चों को पढ़ाएगा तो गुणवत्ता अच्छी होगी, और एक टीचर अगर 15 को पढ़ाएगा तो गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी। ये कोई नियम है? ये कोई लॉजिक है? कोई अनपढ़ आदमी भी समझ जाएगा इस बात को, लेकिन पढ़े लिखे IAS सेक्रेटरी सचिव मोदी जी पता नहीं कौन नहीं समझ पाते इस बात को। क्यों नहीं समझते? क्योंकि ये पूंजीपतियों के गिरफ्त में आ चुके हैं। ये नियम इसलिए बनाते हैं, पूंजीपति कहते हैं कि ये नियम बनाओगे तो मेरा इतना करोड़ बच जाएगा, उतने बाकी तुम्हारे पास भेज दूंगा। ये व्यवस्था है कुल मिला के प्राइवेट की। इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई और हमने उनको बाकायदा दस्तावेज प्रस्तुत किया कि देखिए फलाना कॉलेज है, इस कॉलेज में 104 आदमियों के नाम फर्जी दिए गए हैं। ये कॉलेज है, इसमें 131 आदमी ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह है 20,000 रुपया और कागज में दिखाएगा 45,000 रुपया। हमने दस्तावेज दिया पूरा बाकायदा। दस्तावेज देने के बाद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने उसकी जांच शुरू कर दी। अब किसके खाते में कितना पैसा जा रहा है, ये जांच कैसे होगी? या तो बैंक स्टेटमेंट या फिर TDS, हर जगह टैक्स कट रहा था। दोनों की बात के लिए AICTE ने कहा कॉलेज से कि आप TDS का पूरा डिटेल और बैंक स्टेटमेंट का पूरा डिटेल में जमा कराइए। हम खुश, हमारी छाती चौड़ी भाई। इस देश में अगर हम अच्छे के लिए आवाज़ उठाएंगे तो हमारी आवाज़ सुनी जाएगी और इस देश का भला हो जाएगा। 2-3 सुनवाई चलती रही, हम बार बार कहते हुए TDS को नहीं जमा कर रहे हैं। TDS में पता चल जाएगा किसके अकाउंट में कितना गया है, और उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता क्योंकि वो सर्वर पर रहता है, तो सर्वर से आप चेंज नहीं कर पाओगे। ऐसे कागज में कर लोगे, एक्सेल शीट पे कर लोगे। 4-5 दिन सुनवाई हुई, धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। कमेटी के जो चेयरमैन थे वो चीफ जस्टिस थे, रिटायर्ड थे। इस पर हम कहते हैं कि कोई न्यायिक जांच हो, किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में हो तो हमें न्याय मिल जाएगा। हमने वो भी समय देखा है कि वो भी हमें न्याय नहीं दे पाए। उसके बाद आदेश पारित कर दिया इन्होंने कि आप जो बात कह रहे हो तो सही है कि कॉलेज पैसे नहीं दे रहा है, आप जो बात कह रहे हो कि टीचर पूरे नहीं है, ये बात सही है, लेकिन अब आगे से आप कोई शिकायत ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन में अगर करेंगे किसी कॉलेज के खिलाफ तो आपकी एप्लीकेशन की बिना मेरिट को देखे हुए उसे खारिज मान लिया जाएगा। ये आदेश पारित हुआ। अब बताओ मैं न्याय के लिए किसके पास जाऊँ? एक टीचर जो अपनी नौकरी करता है प्राइवेट कॉलेज में, निकाला तो तय है, कोई दो राय नहीं है, नौकरी तो जानी तय है, नौकरी तो चली जाएगी। अब नौकरी तो चली गई भाई। अब मुझे बता दीजिए कि हम इस बात को अगर आगे बढ़ाएं तो हमें कायदे से हाईकोर्ट में चैलेंज करना है। अब हाईकोर्ट का मतलब दिल्ली का मैटर, दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज करोगे। दिल्ली हाईकोर्ट का वकील की फीस पता कर लीजिए कितनी है। आप लोग संगठन चलाते हैं, एक बार कहिए कि भाई हाईकोर्ट में केस फाइल करना है, 5 लाख रुपये लगेगा, पैसा एक बार इकट्ठा कर लो, फिर देखो 5 लाख रुपये कितनी देर में आता है, कौन कितनी देता है, कितने सवाल पूछता है, 100 रुपये 500 सवाल, कौन झेलेगा? फिर मैंने सोचा कि अब लगता है कि न्याय मर ही जाएगा, जीतेगा नहीं। फिर मेरी एक मुलाकात हो गई पूजा धर एडवोकेट से। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत की संस्कृति ऐसी है कि इसमें कभी भी सच पराजित नहीं हो सकता। उन्होंने मेरा केस फ्री में लड़ा, हाई कोर्ट में केस लड़े, कोरोना आ गया, एक 2 साल तक चलता रहा। 6 अक्टूबर को ही मुझे हाई कोर्ट से जीत मिली कि नहीं आप शिकायत कर सकते हैं और AICTE ने आपके साथ गलत किया है। अब इतनी छोटी सी बात के लिए जिसका हमने छुट्टा प्रमाण दिया, ये SI साहब बैठे हैं, इनको भी पता होगा कि छोटी सी बात के लिए आदमी के इतने जूते खींच जाते हैं, इतने जूते खींच जाते हैं कि जीवन में वो कभी न्याय व्यवस्था की तरफ, चाहे वो पुलिस हो, चाहे आपकी न्यायपालिका हो, चाहे आपकी मीडिया हो, उधर जाना पसंद नहीं करती। किसी की बेटे के साथ रेप हो जाए और उसको 5 बार बुलाओ आप और वो पूछने लगे कैसे हुआ, आप मुझे बताओ, डेमो देखा करके दिखाओ, आप मुझे बताओ ये कैसे माना होता है।
आज समाज इस स्तर पर पहुँच गया है, लोगों की गिरफ्त में आ गया। हमने ये सब काम किया, तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं शिक्षा में सुधार के लिए, लगातार काम करते रहते हैं। फिर मुझे जब पता चला कि जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है, जहाँ हम जिसको गाली दे दिया करते हैं कि नेता खराब होते हैं, लोकतंत्र में सॉल्यूशन वहीं पे है। और वो सॉल्यूशन निकलेगा कैसे? वहाँ पे जब रेशियो ठीक लोगों का ज़्यादा हो जाएगा तो अपने आप सॉल्यूशन अच्छा निकलता चला जाएगा। आप में से अगर कोई मंत्री बन के बैठा हो सरकार में और किसी की बेटी के साथ गलत हो जाए, आप मुझे बता दीजिए कोई घूस मांगेगा क्या वहाँ पे? आपके हाथ कांप जाएंगे, क्योंकि आप ऐसे सोच के हैं ही नहीं, आपके हाथ नहीं कपेंगे। आप कहोगे इसको वाले को न्याय मिलना चाहिए। अगर आपके परिवार का भी कोई आदमी किया होगा, मुझे लगता है कि अगर इसमें कोई अपने बेटे के साथ भी बोलना होगा, बोल देगा कि इसको न्याय दो, बेटे को जेल में डालो। ऐसे लोग नहीं। तो जो प्रपोर्शन गड़बड़ वहाँ पे हो गया है, उसे सही करने के प्रयास से मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, राजनीति में जाना है। अब वो भी कई सवाल हैं कि राजनीति में कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है। ये भी तय करना होता है कि जो आपका लीडर है, जो शीर्ष नेतृत्व है, उसकी सोच क्या है, आप किसके साथ काम करना चाहते हैं। तो ये मैं आपसे पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। भारत की राजनीति में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हम उम्र में अगर आप किसी भी नेता की बात करेंगे तो इनसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव सोच का, इनसे ज़्यादा साफ नियति का और इनसे ज़्यादा एक दूसरे के प्रति सम्मान वाला व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। आज तक जितने बयान इन्होंने दिए हैं, जितने भाषण दिए हैं, मैं आपको एफिडेविट पे लिखकर कह सकता हूँ, किसी के प्रति इनकी द्वेष भावना से इन्होंने बात नहीं बोली और उनके भी खिलाफ नहीं बोली है जिन लोगों ने इनके खिलाफ बोल दिया है। गांधी जी तो कहते थे हम अहिंसा के साथ आगे बढ़ेंगे, अगर कोई हमें एक थप्पड़ मारेगा तो हम दूसरा का आगे कर देंगे। ये उनका एक कैरेक्टर उनके अंदर तो है, और किसी नेता बताइए मुझे कभी नहीं दिखे। तो मुझे लगा कि ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनकी सोच हमसे मिल सकती है, इसलिए मैंने राजनीति में जाने का फैसला किया। और जब से मैं आया हूँ, जितनी मेरी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी में मैं खाली समाज को ध्यान में रखता हूँ। मैं बार बार वही कहता हूँ कि मुझे वही व्यक्ति दिखता है जो मैं पहले था। मैं वही अपने आप को देखता हूँ कि उसके साथ अन्याय ना हो जाए। कहीं मैं अगर रैली में जाता हूँ तो मैं मंच पर बैठे व्यक्ति को नहीं देखता, मैं उस व्यक्ति को देखता हूँ जो वहाँ पर खड़ा होता है लास्ट में। मुझे लगता है कि वो मैं हूँ और उसके साथ क्या अन्याय होना चाहिए, मेरी जवाबदेही है। तो इस तरह के लोगों को अगर आप आगे लेके आओगे, ये आपकी ही जिम्मेदारी है। अगर वहाँ पर अच्छा व्यक्ति नहीं पहुँच रहा है, अब एक उदाहरण बता दो तो शायद आपको शर्म आ जाएगी। शर्मिला इरोम शर्मिला का नाम सुना होगा, उधर नॉर्थ ईस्ट की। 14 बरस तक इन्होंने अनशन किया एक मुद्दे को लेकर, 14 बरस तक। और जब चुनाव लड़ी तो उन्हें मात्र 84 वोट दिया। 14 बरस तक अनशन करना, समझ रहे हो, डिप से उनके पास जाता था, खाली डिप जाती थी। 14 बरस तक अनशन किया और मात्र 84 वोट मिले। अब आप मुझे बताइए कि समाज क्या है? जो व्यक्ति अच्छा है उसकी एंट्री आप दे नहीं रहे हो, जो व्यक्ति खराब है उसको करो खराब है, तो भाई उसमें क्या दिक्कत है, इसमें कुछ नहीं बता रहे। तो ये हमें सोचना होगा। बाकी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय हो रहा है आप लोगों का, और बात करते करते ऐसा लगता है कि और बात करो, क्योंकि अपना परिवार है, अपना घर है, इसमें जितनी बात करो उतना कम है। और मैं किसी भी मुद्दे पर कोई भी सवाल भी आपका होगा तो कोशिश ये करूँगा कि अपना पूरा जवाब मैं दे दूँ कि भाई आप मेरे से क्या अपेक्षा रखते हैं। मेरी जवाबदेही आप लोगों के प्रति ये है कि अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं जिस भी लायक हूँ, जहाँ भी हूँ, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। और मैं आपको आज आश्वस्त करता हूँ कि मैं जिस लायक हूँ, मैं पूरी दुनिया का ठेका नहीं ले रहा हूँ। मैं खुद जिस लायक रहूँगा वो समझ लीजिए कि मेरी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो आप लोगों की वजह से मेरी आइडेंटिटी है। मैं अगर पार्टी में हूँ तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, पार्टी ही मेरा अस्तित्व है। पार्टी से हटके मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो पार्टी की जो दिशा निर्देश को मैं अच्छे से पालन करता हूँ और मेरा धर्म भी बनता है, लेकिन उसमें मैं पूरे साफ नीयत से रहता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व हमेशा इसी तरह से काम करवाता है जिस तरह से मैं सोचता हूँ, और उसी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। तो आप लोगों ने इतनी संजीदगी से सुना, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आपकी जो ग्राम पाठशाला है उसके लिए भाई साहब ने एक सुझाव दिया था कि अगर हमारे घोषणा पत्र में जुड़ जाए तो आज ही मैं इसको शाम को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कम्युनिकेट कर दूँगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ये जो ग्राम पाठशाला वाला मुद्दा है हमारे इसमें जुड़ जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको